गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बलवीर पलेडिया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल व्हील। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए रासायनिक समीकरण की जरूरत पड़ती है, और रासायनिक समीकरण प्रतीक और अणुसूत्र के रूप में लिखा जाता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा है कि रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया में उस परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों को अणुसूत्र एवं प्रतीक के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, क्या इसके नियम है, हम इनको लिखते हैं। रासायनिक समीकरण में बेसिकली दो चीजें होती है। एक होता है क्रिया कारक और दूसरा होता है उत्पाद। क्रिया कारक और उत्पाद। क्रिया कारक उन पदार्थों को कहते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं, और जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। एक क्रिया कारक और एक उत्पाद किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए दो जो महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरा है तीर का निशान, इसको बोलते हैं अभिक्रिया चिन्ह। ये अभिक्रिया चिन्ह है। हमेशा ध्यान रखें, क्रिया कारक तीर के निशान के बाईं तरफ लिखा जाएगा और उत्पाद हमेशा दाईं तरफ लिखा जाएगा तीर के निशान के। और तीर का जो निशान है किसी रेखा के लगा हुआ वो उत्पाद की तरफ होगा। सबसे पहले क्रिया कारक और उत्पाद के बारे में हमने बात की कि बाईं तरफ क्रिया कारक होता है और उस तरफ उत्पाद को लिखा जाता है। यदि क्रिया कारक एक से अधिक हैं, क्रिया कारक एक से अधिक हैं तो उनके बीच में प्लस का निशान लगाया जाता है। यदि उत्पाद भी एक से अधिक है तो उनके बीच में भी प्लस का निशान लगाया जाता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, मैंने कार्बन और ऑक्सीजन जो दो हमारे पास क्रिया कारक उनके बीच में प्लस का निशान लगाया, और यहाँ पर हमने CO2 एक उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हो गया। कोई भी अभिक्रिया, कोई भी समीकरण हो, वो संतुलित होना जरूरी है। संतुलित होना जरूरी है। संतुलित क्यों होना जरूरी है? क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम है या द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद कुल अणु, परमाणु या द्रव्यमान समान रहता है, किसी भी प्रकार से बदलता नहीं है। इसलिए समीकरण को संतुलित करना बहुत जरूरी होता है। यानी तीर के इस तरफ जितने परमाणु और अणु हैं उस तरफ भी उस पदार्थ के उतने ही परमाणु और अणु होने चाहिए। समीकरण को संतुलित करने के लिए एक विधि काम में ली जाती है जिसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या किया जाता है, इसमें यदि कोई भी समीकरण आप लिखते हैं, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इससे अमोनिया बन रहा है, ये एक समीकरण है और इस समीकरण को संतुलित करना है। तो किसी भी समीकरण में सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके और अन्य जो परमाणु है उनको संतुलित किया जाता है। दोनों तरफ बराबर मात्रा में लिखा जाता है। नाइट्रोजन चूंकि अकेली नहीं रहती, N2 के रूप में रहती है, H2 के रूप में भी रहती है, और इसी प्रकार से मैंने लिखा N2H2 NH3, और इसको हमें संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड मैंने पहले भी बताया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में संतुलित करेंगे, पहले उनके अलावा जितने भी परमाणु हैं उनको हम संतुलित करेंगे। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पर नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है और इधर 1। संतुलित करने के लिए हम एक बात ध्यान में रखेंगे कि किसी भी पदार्थ के पहले हम लगा सकते हैं बीच में, कहने का मतलब बीच में कुछ नहीं लगाएंगे,
यदि आपको नाइट्रोजन की संख्या बढ़ानी है तो आप यहाँ पर जितना लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, 2 3 4 5। यहाँ पर आप कुछ नहीं लगा सकते, यहाँ पर आप कुछ नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ हाइड्रोजन बढ़ाना है तो आप यहाँ पर नहीं बढ़ा सकते, केवल आप यहाँ बढ़ा सकते हैं। नाइट्रोजन के लिए भी यहाँ बढ़ा सकते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी संतुलित समीकरण हमें प्राप्त करना है तो किसी भी परमाणु या अणु के पहले आप संख्या लगा करके और कर सकते हैं, उसके बाद हम नहीं करेंगे। इसको सरल तरीके से देखने के लिए हम क्या करते हैं वही बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं ताकि हम इधर हम लगा ही नहीं सकें, इधर ही लगाएंगे। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। नहीं करेंगे तो भी चलेगा, समझने के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है और इस तरफ नाइट्रोजन 1 है। अब इसको 2 बनाने के लिए या तो यहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। अब नाइट्रोजन इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। अब बारी आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इधर 2 है और एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान में रखनी है आपको कि पहले जो आता है वो सबसे गुणा होता है। नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है, लेकिन इससे गुणा होगा 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि मैंने 2 लिखा है और उसके बाद a प्लस b प्लस c लिखा है, तो इसको आप हल करेंगे तो आपको 2 से a को भी गुणा करना पड़ेगा, आपको 2 से b को भी गुणा करना पड़ेगा और आपको 2 से c को भी गुणा करना पड़ेगा। उसी प्रकार से जो 2 हैं वो नाइट्रोजन के लिए भी हैं और 2 हाइड्रोजन के लिए भी हैं। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हाइड्रोजन कितने हैं? 2 × 3 = 6। उधर 6 है और उधर 2 है। अब इनका 6 कैसे बने? यहाँ 6 लिखूं? नहीं, ये गलत है। क्या करेंगे? यहाँ पर 3 लगाएंगे, वही कंडीशन आ गई। 3 × 2 ये हो गया 6। यहाँ भी हाइड्रोजन 6, यहाँ भी हाइड्रोजन 6। अब ये समीकरण संतुलित हो चुका है। आप देखेंगे इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर भी 2 नाइट्रोजन है, इधर 6 हाइड्रोजन है, 3 × 6 और इधर भी 2 दिए 6 हाइड्रोजन है। क्रियाकारक किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते समय इतनी बातों का ध्यान रखना है। क्रियाकारक को बाईं तरफ लिखना है, उत्पाद को दाईं तरफ लिखना है। क्रियाकारक या उत्पाद एक से अधिक के बीच में प्लस का निशान लगाना है। समीकरण को संतुलित करना है और इसके बाद में आपको यदि कोई और प्रॉपर्टी दी गई है, ताप, दाब, उत्प्रेरक यदि दिया हुआ है तो आपको ये चीजें तीर के निशान के ऊपर आपको लगानी है। और यदि किसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, यानी या तो अभिक्रिया का उत्सर्जन, अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है या फिर वो ग्रहण कर रही है, दोनों ही प्रकार से प्लस लगा करके उसमें एनर्जी को आपको दिखाना है। एक चीज और हमें उसकी अवस्था भी लिखनी है कि क्रियाकारक जैसे ये गैस में है जी, ये गैस में है, हाइड्रोजन गैस में है, अमोनिया आपको किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है स्टेट आपको साथ में लिखनी है। यदि कोई भी द्रव अवस्था है तो उसको शॉर्ट में एल लिखना है, यदि गैस अवस्था है तो उसको जी लिखना है शॉर्ट में, यदि ठोस अवस्था है तो उसको एच लिखना है सॉलिड, और यदि जलीय विलयन है इसका ध्यान रखना है कि जलीय विलयन प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए एक्वस ए क्यू आपको लिखना है। अब इसी में रासायनिक समीकरण के गुण क्या हो सकते हैं वो हम बात कर रहे हैं। तो रासायनिक समीकरण के गुण यहाँ से पता चल रहा है कि रासायनिक समीकरण से हमें क्रियाकारक और उत्पाद का पता चलता है, कौन से क्रियाकारक ने भाग लिया है। दूसरा, क्रियाकारक और उत्पाद का पता चल गया किसने भाग लिया है, और उसके बाद में कितने परमाणु ने भाग लिया है ये पता चलता है। रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया किस दिशा में होगी ये पता चलता है। उत्प्रेरक कौन सा है ये पता चलता है हमें, और अभिक्रिया के दौरान क्या बनेगा ये भी हमें इनसे पता चलता है। रासायनिक समीकरण की कुछ कमियां हैं। एक कमी तो ये है कि रासायनिक समीकरण हमें अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी। और दूसरा ये है कि रासायनिक समीकरण अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता क्या है, उनका जो है
हमें बताता नहीं है। छात्रों, अगला वीडियो जो